नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज मैं फिर से लौटा हूँ आपके सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोबायोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट टू एग्रीकल्चर। तो जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान है, जो कि अलग अलग ब्रांचेस हैं आपके एग्रीकल्चर की, उनके साथ उसका व्यवहार या उससे क्या अंतर आता है। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी वह है जिसमें हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। और वो क्या करता है कि अलग अलग ब्रांचों के साथ मिलकर वहाँ पर अलग अलग रोल अदा करता है ना। और जो इसमें इसी के साथ में क्या होता है कि लार्ज कुछ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वही सूक्ष्म जीव कुछ बुरे होते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, और जबकि कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। ये जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हैं ये आप क्या करते हैं? डिजीज़ को क्रिएट करते हैं आपके प्लांट में। कोई सा भी अगर मान लीजिए जैसे पौधा है, उसमें डिजीज़ के कॉजेज़ का रीजन जो होता है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो इसका प्लांट पैथोलॉजी पहला माइक्रोबायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम पहली जो टर्म पढ़ रहे हैं वो प्लांट पैथोलॉजी या जो सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी देखते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है? प्लांट पैथोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज इन प्लांट। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ interactions of environmental factor and host with infecting microorganism. This microorganism which cause disease in the plant are called as plant pathogen. प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है? प्लांट पैथोलॉजी वह विज्ञान है या वह सब्जेक्ट है जिसमें हम पादप रोग विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में प्लांट पैथोलॉजी को। तो पादप रोग विज्ञान नाम से ही क्रिएट हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म या फिर जिनको हम पैथोजन कहते हैं, पैथोजन क्या करते हैं कि डिजीज़ को कॉज करते हैं, बीमारियों या रोगों को बढ़ावा देते हैं, रोगों का मुख्य सोर्स होते हैं, है ना। और वो किसके कारण होते हैं? बदलते जो आपका इन्वायरमेंट है, आपका जो जलवायु है, वो बदलते जलवायु के तहत क्या होता है कि नंबर ऑफ माइक्रो सूक्ष्म जीव का बढ़ना और घटना उसी पे डिपेंड करता है। वहाँ पे जैसे कि ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, होस्ट होता है। ठीक है, होस्ट क्या हो जाएगा? वह प्लांट जो क्या करेगा, उनको खाने पीने या उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या करते हैं, अपना जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स या अपने लिए खाना तलाशते हैं, वो होस्ट का काम करता है। और पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज़ कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं, जैसे मेजर प्लांट डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज पैथोजन्स तो कौन से हैं? जैसे बैक्टीरियल डिजीज, जो डिजीज या जो रोग किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। फॉर एग्जांपल सोयाबीन ब्लाइट, इसको कौन करता है कॉज? सूडोमोनास ग्लाइसिना। और जैसे कि आपका हेलो ब्लाइट ऑफ बीन्स, जो आपकी बीन्स होती हैं उनमें जो हेलो ब्लाइट लगती है वो किसके कारण होती है? सूडोमोनास फेजोलॉजिकल। या लीफ स्पॉट ऑफ टोबैको किसके द्वारा होता है? सूडोमोनास एंगुलेट। और फिर म्यूको बनाना सूडोमोनास सोलेरेकम। तो इस तरीके के ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। उसके बाद आपकी आती हैं वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में जैसे कि जो डिजीज़ किसके द्वारा होती हैं, किसके कारण होती हैं? वायरस के कारण होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वायरल डिजीज़ कहते हैं। तो वायरल डिजीज़ में कौन से आ जाएगा? रोसेट ऑफ ग्राउंड, तो ये किसके द्वारा होता है? ग्राउंडनट मोज़ेक वायरस के द्वारा।
टोबैको मोज़ेक जो होता है वो किसके कारण होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस द्वारा। टोबैको लीफ क्रूल, तो ये किसके द्वारा होता है, टोबैको लीफ क्रूल वायरस के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर जो आपके फंगस के कारण जो डिजीज़ होती हैं या कवक के कारण, वो फंगल डिजीज़ कहलाएंगी। तो हम उन डिजीज़ का जैसे कौन सी होंगी, लीफ स्पॉट एंड ब्लाइट ऑफ वेरियस प्लांट, तो वो किसके द्वारा, कौन सी प्रजाति के द्वारा होती है इसकी, अल्टरनेरिया स्पीसीज। एंथ्रोकोनाज ऑफ क्रॉप्स किसके द्वारा होता है, कोलेट्रिकम स्पीसीज के द्वारा। रूट रोट ऑफ मैनी प्लांट किसके कारण होती है, फ्यूजोरियम स्पीसीज के द्वारा। फिर आपके आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म निमेटोड्स। जो डिजीज़ किसके कारण कॉज की जाती है, निमेटोड्स के कारण। निमेटोड्स के कारण रूट नोट डिजीज़, तो उसके लिए कौन सा होता है, मेलियोडोजीन स्पीसीज, सोयाबीन सिस्ट, हेट्रोडेरा ग्लाइसिन्स, है ना। तो ये अलग अलग माइक्रो स्पीसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, डिजीज़ को कॉज करती हैं। तो ये आप जैसे कि देख लीजिए, आप इसमें आपकी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से और निमेटोड से आपके अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, डिजीज़ या बीमारी को फैलाते हैं या बीमारी को प्लांट के अंदर बनाने का या स्थापित करने का कार्य करते हैं। दूसरा आपका इसी आ जाता है शब्द एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है, शत्रुता। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया, हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्टिंग टू प्लांट पैथोजन, सर्टेन नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल फीड अपॉन these pathogens and can prevent the infections of crop plants. This particular behavior of microorganism is called antagonism. एंटागोनिज्म क्या है कि जो आपके पैथोजेंस होते हैं वो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि आपकी जो मृदा होती है, उस मृदा के अंदर बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव क्या कार्य करते हैं कि उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने का काम करते हैं, ठीक है। जो आपके पैथोजेंस हैं या डिजीज़ कॉज होती हैं, उन डिजीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं या उन पैथोजन को पहले फीड कर लेते हैं, तो आपके यहाँ प्लांटों में डिजीज़ नहीं लगती है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या, एंटागोनिज्म कहते हैं, ठीक है। लिटरली एंटागोनिज्म इज एन इंटरेक्शंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग प्रीडेटर और प्रीडेटर्स ईटिंग प्रे और पैरासिटिज्म। In case of plant pathogens, antagonism usually involves competition between two microorganisms for food, nutrient, and production of inhibitory compounds such as antimicrobial, metabolistic, secondary metabolistic, and antibiotics and extracellular enzymes। मतलब क्या है कि यहाँ पर जनरली आप देखें कि हार्मफुल और बेनिफिशियल दो तरीके के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अब वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। आपस में जब उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो वो उस कंपटीशन में क्या होता है कि इन दोनों के बीच मारा मारी होती है खाने पीने के लिए, फूड के लिए, उनके न्यूट्रिएंट के, उनके लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनके लिए, ठीक है। और तो इसी तरीके से जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको उनके ऊपर कौन डोमिनेट कर जाता है, जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और वो क्या क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरह के सेकेंडरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स जो होता है आपका, वो बनाते हैं, ठीक है। देन आपका आता है तीसरा, बायोपेस्टिसाइड्स। माइक्रोबायोलॉजी की ये तीसरी फील्ड है जिसे बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं हम, हिंदी में जिसको बोला जाता है जैव कीटनाशक। अब जैव कीटनाशक क्या होते हैं, कीटनाशक शब्दों से आप सीधा से समझ सकते हैं, बायो मतलब जैव है, तो मतलब क्या होंगे कि वो लिविंग होंगे। दूसरा है कीटनाशक, कीट जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं आपकी डिजीज़। देखिए, डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है और इंसेक्ट पेस्ट वो अलग होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं। अब बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स एक तरीके से वो समझ लीजिए कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवों के द्वारा, जो भी जीव हैं उनके द्वारा कुछ इस तरीके के केमिकल्स सीक्रेट किए निकाले जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जिनके कारण जो आपके पैथोजेंस होते हैं, उन केमिकल्स के कारण क्या हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। अब जब वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, या फिर
वो लीथल डोज जो आपका होता है, मतलब कि जो आप पैथोजन की जनसंख्या है उनको वो इतने अधिक मात्रा में नहीं बढ़ने देते हैं कि वो क्या करे, कोई रोग को उत्पन्न करे, ठीक है, रोग को स्थापित करे। तो वो होता है आपके बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक। देन फिर आपका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो माइक्रोबायोलॉजी के टर्म्स में जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो जैविक खेती। अब जैविक खेती के बारे में तो आप लोगों ने सभी ने बहुत सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हम पुराना सबसे पहले जो हम तरीके अपनाते थे, जिस टाइम हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं या सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, ये हमने नहीं बनाए थे। पहले क्या होता था कि हमारी पुराने तौर पे हम क्या करते थे कि कुछ इस तरीके की चीज़ों का उपयोग करते थे जिनमें हम केमिकल्स का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। तो उन केस में क्या हो जाता है, द प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडिशनल और केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर आर नाउ बीइंग reevaluated and are coming under increasing security of our awareness regarding health and environmental issue. Modern agriculture seeks to introduce agricultural practices that are health savvy and maintaining the long-term ecological balance of the soil ecosystem. In this context, use of microbial inoculants in agriculture एज ए बायोफर्टिलाइजर, फाइटो आपका जो आ जाता है फाइटो स्टिमुलेटर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स अंडर द नेम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग रिप्रेजेंट्स एन अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव ऑफ मिनरल्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो आप सभी जान रहे हैं मतलब क्या है कि यहाँ पर हम सीधी तौर पे जो भी आप केमिकल्स फर्टिलाइजर्स हैं जो केमिकली प्रोड्यूस किए गए हैं उनका हम उपयोग नहीं करते हैं। हम क्यों नहीं उपयोग करते हैं कि ताकि हमारी जो मृदा की कंडीशन है वो लंबे समय तक क्या बनी रहे, अच्छी बनी रहे, ठीक है, फर्टिलिटी रेट उसका अच्छा बना रहे। और क्या करते हैं कि जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं जो हमारे खेतों में होता है, तो वो कंजम्पशन हम करते हैं तो उनके साथ हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स ना जाएं। और जब केमिकल्स नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ साइकिल होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद आपका जो आता है 5वां पॉइंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अब ये नया टर्म आपने सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है एक्चुअली जो हमारा रिसेंट में जो मोलिकुलर बायोलॉजी है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गई है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जीन्स होते हैं जो अच्छे जीन्स होते हैं, ठीक है। वो जीन्स क्या किए जाते हैं, हम एक जीन्स को इनोकुलेट करके हम दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे प्लांटों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब जीन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो जीन ट्रांसफ़र होने के कारण वो पौधा क्या हो जाता है, रजिस्टेंस क्रिएट करता है। मतलब क्या हो जाएगा, जीन, और जीन किस रूप में दिए जाते हैं, प्रोटीन के रूप में। तो वो प्रोटीन के रूप में हम दूसरे प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या होगा कि हम यहाँ से कोई अच्छा गुण लेके दूसरे पौधे में डाल दे रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है कि वो गुण किसके रूप में, प्रोटीन के रूप में दिया जा रहा है। तो वो क्या करता है कि जैसे भी कोई इंसेक्ट पेस्ट उसको खाता है या डिजीज़ वहाँ कोज करने की कोशिश करता है, तो वो जब कंज्यूम करता है तो वो प्रोटीन उसकी बॉडी में जाके उसको डेड कर देता है, ठीक है। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है। जो डिजीज़ कॉज करने वाला रहता है वही मर जाता है। जब वो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी डिजीज़ कॉज नहीं होगी, है ना। तो यही जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। देन हम आगे बढ़ेंगे, फूड एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो अब एज ए मॉडर्न टाइम बढ़ता जा रहा है तो हम क्या करते हैं, फूड एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, खाद्य और किण्वन प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, फर्मेंटेशन मतलब क्या हो जाता है, सड़ाना, ठीक है। तो जैसे जो हमारी वाइन्स बनती हैं, ठीक है, बियर बनती है, वाइन बनती है, तो ये जो या फिर सिरका बनता है, तो इनमें क्या होता है कि हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट क्या करता है, उन चीज़ों को सड़ाता गलाता है और सड़ाने गलाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है वो लॉन्ग टर्म वाइबल होता है, ज़्यादा समय तक रह सकता है और वो उपयोगी भी होता है। कहीं कहीं पे इसका उपयोग
हम दवाइयों के रूप में भी करते हैं, है ना। देन फिर आता है आपका सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान की हम जब बात करेंगे तो जो हमारी मृदा है, मृदा के अंदर क्या होता है एक इन्वायरमेंट होता है। जिस तरीके से हमारा बायोस्फीयर होता है उसी प्रकार से सॉइल के अंदर भी एक इन्वायरमेंट होता है। वो किसके लिए होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी 1 ग्राम मृदा अगर हम लेते हैं तो उसमें 1 बिलियन से लेके 10 बिलियन तक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? वो सूक्ष्म जीव कोई से भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, एल्गी हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, इत्यादि, है ना। तो ये सारे के सारे बहुत मात्रा में होते हैं, थोड़े से बहुत मात्रा में होते हैं। और बहुत मात्रा में होने के कारण क्या करते हैं, और यही दोनों तरीके के होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और जो हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो उस मृदा के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हम उसको सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बोल देते हैं या मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी जो मृदा की गुणवत्ता है उसको सुधारने में मदद करते हैं, मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। और मृदा का जैसे टेक्सचर है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे गुण हैं उनके, तो उसको बनाए रखता है कि बनावट कैसे, और मृदा की क्वालिटी को, मृदा की हेल्थ को, है ना। तो ये क्या कर रहा है, मृदा की कंडीशंस को अच्छा बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करवाता रहे। और कुछ इस तरीके के लुब्रिकेंट्स या केमिकल सीक्रेट्स करता है, चिपचिपे पदार्थ बनाता है, जिससे क्या होता है, एग्रीगेशन प्रॉपर होता है, आपके स्ट्रक्चर्स अच्छे बनते हैं, बनावट में मदद इससे मिल जाती है आपको। तो ये क्या करेगा, एक ना एक तौर पे पोर स्पेस क्रिएट करता है ना। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर वायु का आना जाना होता रहे, पानी का आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ बढ़ती रहे, डिग्रेडेशन कर देता है तब। तो मृदा की जो हेल्थ है उसको सुधारने में, मृदा के स्वास्थ्य में बहुत लाभदायक होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। फिर आता है आपका 8वां डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। तो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाती है भाई? डेयरी माइक्रोबायोलॉजी होती है कि जो हमारे डेयरी में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, या इम्पोर्टेंस उसका बोल सकते हैं। तो जैसे हमारा प्रोडक्ट्स हैं, हम मिल्क से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, मिल्क की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें दही बनाया जाता है आपका, है ना, दूध से दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और फिर आपके बटर बनाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरियाज या ईस्ट, मोल्ड या वायरसेस, ये मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये उसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, और वो इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या करते हैं, उनका फॉर्म को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और वो फॉर्म चेंज होने के बाद वो यूज़फुल रहता है। ठीक है, वाइबिलिटी भी बढ़ा देते हैं। अब दूध अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू जब हम इनका उपयोग करते हैं, या इनके उपयोग के कारण से क्या हो जाता है, उसकी वाइबिलिटी बढ़ जाती है, उसका रूप बदल जाता है। देन फिर आता है ये माइक्रोबायोलॉजी इन इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंट्स की बात कर देंगे तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल प्ले करेगी आपके इन्वायरमेंट में, कि यहाँ पे वो सारी के सारे माइक्रोब्स जो कि आपके किस में प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो हार्मफुल भी होंगे और बेनिफिशियल भी होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये आपकी एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे आप डिजीज़ मुक्त रह सकते हैं, बेनिफिशियल काम करेंगे। और यहीं उल्टा भी होता है कि जो हार्मफुल रहेंगे वो डिजीज़ कॉज करने का काम करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं, जनरली वायरल डिजीज़ होती हैं। अभी लास्ट कुछ साल ही, 1 आध साल पहले की बात है, कोरोना हुआ था, तो ये वायरल डिजीज़ थी। तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। इन कंसेप्ट ऑफ हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको मैं प्लांट के बारे में बताऊंगा कि जैसे जो आपका प्लांट्स हैं उनके अंदर कॉज करते हैं। अब इन्वायरमेंट में आपका तीनों आ जाता है, सॉइल भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, और एयर भी आ जाता है। ठीक, तो ये हर जगह पे पाए जाते हैं, आपकी मृदा में भी होंगे, पानी में भी होंगे, हवा में भी होंगे। ठीक है, और ये इंसानों और पौधों, मतलब जितने भी आपके जीव हैं सबको इफ़ेक्ट करते हैं।
लास्ट पॉइंट आपका आएगा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि भाई ये जो सूक्ष्मजीव हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके अंदर रोल प्ले करते हैं? आपके जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इंडस्ट्रीज़ में नए नए जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, इनका उपयोग होता है। ये सूक्ष्मजीव उनमें अपना रोल अदा करते हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने में। जैसे कि देख लीजिए, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज़ एन अप्लाइड एरिया एंड गेनिंग लॉट ऑफ अटेंशन इन रिसेंट ईयर। ट्रेडिशनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर सिंथेटिक ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एस एसीटोन, ब्यूटानॉल एंड एसिटिक एसिड। However, more recently, with the advance of genetic engineering tool, cloning of pharmaceuticals, important polypeptide genes, example insulins, into microbes are carried out, which may then be produced ऑन लार्ज स्केल। मतलब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत उपयोग होता है। अब माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग होता है मतलब आपको एक तरीके से मैं बता दूं, जैसे बायो रेमेडिएशन प्रोसेस आपने सुनी होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम सड़ा गला नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव होंगे ये उनको फीड कर सकते हैं और ये उन बॉन्डों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। सिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ने से क्या हो जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से शुद्धता का काम करते हैं, आपके उन प्रोडक्ट्स को रीयूजेबल कर देते हैं, किसी और के साथ बॉन्डिंग करा देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है वो दोबारा उपयोगी हो जाते हैं। अब कुछ केमिकल्स हैं उनको सिंथेटिक कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एसीटोन है, ब्यूटानॉल है, एसिटिक एसिड है, इस तरीके के इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। और अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या करता है, माइक्रोब्स के कैरी आउट करता है उसको, और वो क्या करता है, बहुत लार्ज स्केल पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़ से और भी इंडस्ट्रीज़ में जैसे यूज़ करते हैं हम, आपका पेट्रोल है, डीजल है, इनको सेपरेट आउट करने में भी ये बहुत बार मदद करते हैं, ठीक है। आपका जैसे समुद्र हैं, इनमें टैंकर है, अब टैंकर गिर जाते हैं, आप देखते होंगे शिप के थ्रू क्या होता है कि पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल जो होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है एक देश से दूसरे देश में, जहाँ जिस देश में पैदा होता है उस देश से दूसरे देशों में एनर्जी के कंजम्पशन के लिए, पेट्रोल व्हीकल्स वाहनों को चलाने के लिए, और अलग अलग उसके लिए, ठीक है। तो उनमें क्या करता है कि आप मान लीजिए उसी तरीके के, तो ये अगर हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़ता है, अगर गिर जाता है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको फीड कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, पानी को फिर से साफ़ कर देते हैं। समुद्र में बहुत बार ऐसा होता है, तो उसे हम बायो रेमेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये टर्म्स आपको बेहतर समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, डिटेल्ड और चाहिए, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं इन सारी ब्रांचेस को आगे और डिटेल में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।